नमस्कार भाई, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आपका ये जो अभी ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ हैं, अभी इन सभी के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। तो आपको ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखनी है एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है, ताकि उनको भी दोस्तों एक तरीके का कह सकते हैं कंटेंट मिल सके, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बनता है यार। चलो फटाक से यहाँ से शुरू करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको जो हमने अभी 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, पिछली वाली वीडियो में नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट की जो लिंक है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे चलिए करते हैं। तो यहाँ पे है कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब मात्रक है। तो यहाँ पे दोस्तों माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब मात्रक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो ये किसकी यूनिट है दोस्तों, इससे क्या मतलब मेजरमेंट होता है, जैसे कि आपका किलोग्राम हो गया, ठीक, किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या होता है, बेसिकली यूनिट है किसकी, मास की। यानी कि अभी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कोई हमें 1 किलो में देता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो किलोग्राम की यूनिट है। इसी तरीके से दोस्तों माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब किस चीज़ का दोस्तों यूनिट है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि वायु प्रदूषण मापने का, जल प्रदूषण मापने का, शोर प्रदूषण मापने का, या फिर स्थल प्रदूषण मापने का। फटाक से हम यहाँ पे आंसर करते हैं। हमारे यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है वायु प्रदूषण मापने का। तो दोस्तों अब से आप ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन वैल्यू तक तो ठीक है, लेकिन आप इन रियल लाइफ में भी इसको ज़रूर, अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको ये कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण मापने का ये मात्रक है, तो ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे है कि अम्लीय वर्षा से किस ऐतिहासिक महल को क्षति हो रही है। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, एंड अगर आता हो तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से इस चीज़ का आंसर आप दे सकते हैं, फटाक से आप दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे इसको राइट करते हैं कि हमारा कौन सा राइट है। तो यहाँ पे है कि ताजमहल, मोती महल, आगरा महल, या फिर जामा मस्जिद। तो भाई एसिडिक जो रेन होती है उससे हमारा जो ऐतिहासिक महल है ताजमहल, इसका दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि संक्षरण, जैसे कि लोहे पे जंग लगती है ना, तो धीरे धीरे उसके पार्ट्स जो है जो उसके सरफेस पे होते हैं धीरे धीरे निकल के एक कह सकते हैं कि उसको कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो जो हमारा बेसिकली ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ है, एंड काफ़ी साल हो चुके हैं, 400 से 500 साल। तो वो उसको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि ख़राब होते जा रहा है वो। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, के कारण होता है। तो भाई किसके कारण होता है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे है कि तापक्रम में कमी, तापक्रम में वृद्धि, ज़्यादा वर्षा, या फिर ओजोन परत का ह्रास। तो भाई हमारा जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये होता है बेसिकली तापक्रम में वृद्धि के कारण, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलती है मेरे भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये है कि वायुमंडल में सुरक्षा कवच के रूप से किसे जाना, वायुमंडल में हमारा भी सुरक्षा कवच के रूप में किसको जाना जाता है। तो भाई ऑलमोस्ट ये तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, जिसको दोस्तों हम कहते हैं ओजोन परत, वही हमारी बेसिकली सुरक्षा कवच के नाम से जानी जाती है, ठीक। ओजोन परत हमारी सुरक्षा कवच के नाम से जानी जाती है मेरे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन को यहाँ पे क्या बदल देती है। तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी CO होती है वो गैस खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन को किस में बदल देती है। तो यहाँ पे है मेरे भाई कि COHP, COHC, COHD, या फिर CO2O। तो भाई हमारी जो ये CO होती है, CO गैस, ये खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन को COHB में कन्वर्ट कर देती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट सेवन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि द्वितीयक प्रदूषण है मेरे भाई। प्रदूषण की कई कैटेगरीज जो है डिवाइड करी गई हैं, तो इसमें आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोला गया है कि कौन सा है। तो यहाँ पे है कि आपका CO2, PAN, या फिर SO2। तो भाई द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत में हमारे PAN वगैरह आते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि घर के रसोई घर में मुख्यतः वायु प्रदूषण होता है। तो हमारे जो घर की चिमनियों से दोस्तों बेसिकली जो धुआं निकलता है, तो उसमें किस प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, या फिर SO2। तो भाई घर की रसोई घर में मुख्यतः जो होता है वो होता है, हालांकि यहाँ पे CO2 की भी दोस्तों अवेलेबिलिटी होती है, बट यहाँ पे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज होता है। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पे है कि सीसा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत है। तो भाई जो ये सीसा होता है हमारा,
वो एक बहुत बेकार दोस्तों प्रदूषक होता है, पोल्यूटेंट। तो वो स्रोत किसका हो सकता है? तो यहाँ पे है कि पेट्रोल, डीजल, साइकिल या फिर रेलवे। तो भाई पेट्रोल वाहनों में से बहुत कम रिड्यूस करके दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल में शीशा मिलाने से इसका जो फ्यूल बनता है एक तरीके से इंजन में, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। लेकिन इसका जो हमें साइड आउटपुट देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी ख़राब देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोस्तों शीशा हमारी जो रियल लाइफ है इस पर काफ़ी बेकार इफेक्ट डालता है। तो इसलिए शीशे के परसेंटेज को पेट्रोल से काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कि CFC का मुख्य स्रोत होता है। तो भाई CFC का मुख्य स्रोत कौन होता है? तो यहाँ पे है कि टेलीविज़न, फ्रिज, कूलर, डेक। तो यहाँ पे भाई टेलीविज़न नहीं होगा हमारा, डेक भी नहीं होगा, यहाँ पे कूलर भी नहीं होगा। CFC का दोस्तों मेन सोर्स होता है फ्रिज। नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ले मेरे भाई। तो यहाँ पे कि चिपको आंदोलन आपका किसने शुरू किया था? तो भाई इसका तो सभी को पता होना चाहिए। अगर पता हो तो फटाक से इस वीडियो को पॉज करो एंड अपना आंसर दो कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ये, ठीक। चलिए मजाक कर रहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे है कि मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। तो भाई ये हमारा जो विविधता प्राधिकरण है राष्ट्रीय वाला, ये चेन्नई में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए। तो यहाँ पे है कि सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यहाँ पे है कि सबसे अधिक पोल्यूटेड जो हमारी रिवर है वो कौन सी है? तो यहाँ पे है कि नर्मदा रिवर या फिर यमुना या फिर ताप्ती या फिर कृष्णा। तो भाई सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हमारी यमुना नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे है कि नाभिकीय प्रदूषण दुर्घटना हुई थी। तो यहाँ पे है कि नाभिकीय प्रदूषण दुर्घटना, तो यहाँ पे एक तरीके से न्यूक्लियर पोल्यूटेड एक्सीडेंट या फिर हैपनिंग कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे आपका है कि भोपाल में, चेरनोबिल में, चसलाना में या फिर टोक्यो में। तो भाई यहाँ पे आपका हुआ था चेरनोबिल में। तो एक चीज़ यहाँ पे और मैं आप बता दे रहा हूँ, स्पॉन्सर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीके से कह सकता हूँ यहाँ पे कि आप अगर ध्रुव राठी के व्यूअर हैं, मैं भी उनकी वीडियोस को काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब देखता हूँ कि मतलब वो जो भाई हैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में वीडियोस बनाते हैं हर एक इस पर भी दोस्तों उन्होंने वीडियो बनाई हुई है चेरनोबिल वाले पे, एंड भोपाल पे भी बनाया हुआ है। और जो भी मतलब एक तरीके से कह सकते हो, अगर नॉलेज लेना है, बाकी टाइम वेस्ट के लिए मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपको रियलिटी में अगर जानना है कि क्या क्या चीज़ें हुई उस समय, वो बंदा एकदम फैक्ट टू फैक्ट बताएगा आपको। आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं उनके चैनल को, ध्रुव राठी, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे है कि CO2, O2, NOx या फिर SOx। तो भाई ग्रीन हाउस गैस हमारी O2 नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि N2O एक गैस है। तो भाई N2O काफ़ी पॉपुलर गैस है दोस्तों, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको ज़रूर दोस्तों आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कि रोने वाली, हंसाने वाली गैस या फिर अश्रु गैस या फिर गोबर गैस। तो भाई हमारी N2O होती है हंसाने वाली गैस, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि CO2 गैस का प्रमुख जिम्मेदार है। CO2 गैस जो एग्जर्ट होती है दोस्तों, यानी कि उत्पादित होती है, उसका प्रमुख जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ पे है कि प्रकृति है या फिर पेड़ पौधे हैं या फिर जानवर हैं या फिर मानव हैं। तो भाई देखो, प्रकृति तो यहाँ पे किसी हद तक हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने हर एक चीज़ मेंटेन करके दिया हुआ है। पेड़ पौधे तो CO2 को दोस्तों एब्जॉर्ब भी करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो हमारी साइकिल है, हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, CO2 वो करते हैं, अब वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जानवर ये भी नहीं, मानो दोस्तों अब हम सभी हैं, तो फिर अब इसके बारे में क्या ही बेइज्जती वाली बात करनी है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो यहाँ पे होता है कि इन सभी क्वेश्चन में कि कौन जिम्मेदार है कौन, ये सभी दोस्तों छोटे छोटे चीज़ों से नहीं होता है। ये सभी चीज़ें होती हैं जब आप सिटीज़ वगैरह में देखोगे, तो वहाँ पे एक तरीके से पेड़ों को या फिर किसी कंपनी को यहाँ पे स्टेबलाइज हो रही है, तो सीधे सीधे दोस्तों हज़ारों लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, ऐसा न्यूज़ों में भी आता है। तो वो दोस्तों आपने कोई एक पेड़ काट दिया, तो ये इसका मतलब ये नहीं है। जब कोई कंपनी आती है या फिर कोई जगह पे खुदाई वगैरह होता है, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में एक मैटर आया था कि उसके लिए कम से कम लगभग 15 लाख या फिर कुछ ऐसा ही डेटा था, काफ़ी ज़्यादा पेड़ काटे जाने थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो भाई ये अच्छी बात थी, ठीक। चलिए
तो यहाँ पे है कि ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका है कि मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय बर्फ पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग से सभी पर प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है दोस्तों कि आपका वर्ल्ड वाइड में टेम्परेचर किस दर से बढ़ रहा है। यानी कि 200 वर्ष पहले दोस्तों हमारे जो इसका टेम्परेचर था, अब से कंपेयर करोगे तो लगभग 2 या 3 डिग्री बढ़ चुका है। और आने वाले 50 सालों में दोस्तों ये आंकड़ा है कि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई ये खतरा वाली बात है। तो मौसम पे भी पड़ेगा, तापमान पे भी, ध्रुवीय बर्फ़ों पे भी। ठीक, ध्रुवीय बर्फ़ों पे दोस्तों ग्लेशियर्स वगैरह ये सभी पिघलते हैं तो जल का स्तर बढ़ता है। देखो लास्ट में क्या होगा कि सारी बर्फ़ें अभी तो नहीं, सारी जो बर्फ़ें हैं उनके वो पिघलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा अर्थ है हमारी, इसका रेशियो यहाँ पे है कि 21%, लगभग हमारा 70% दोस्तों हमारा ये होता है और बाकी का पानी वाला होता है। ठीक, ये डेटा। तो अभी क्या होगा कि जितना हमारा ये 70% दोस्तों पानी वाला होगा और बाकी ये भूभाग वाला। अभी जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पीने योग्य जो जल होता है वो लगभग इसमें का भी दोस्तों लगभग हमें 2 या 1% देखने के लिए मिलता है। अभी आप समझ लो कि कितनी सारी जो हमारे मतलब वाटर के पड़े हुए हैं वो सभी बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं, वो सभी जब पिघलेंगे तो सब कुछ दोस्तों तहस नहस हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि भूमंडलीय तापन है दोस्तों। तो यहाँ पे कि तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त सभी। वह भूमंडलीय तापन होता है तापमान में वृद्धि। इसलिए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे कि अब नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे है कि 22 मार्च, 22 फरवरी, 22 जनवरी या फिर 22 दिसंबर। तो भाई विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे भाई। इसी तरीके से वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक, आपके छोटे या बड़े भाई की तरह ही हूँ, तो एक कह लीजिएगा फ़र्ज़, तो उसको ज़रूर पूरा करिएगा। नेक्स्ट है कि हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे है कि ईंधन में, रेफ्रिजरेशन में, उपयुक्त दोनों में या फिर उपयुक्त किसी में से नहीं। तो यहाँ पे अभी हमने पिछला वाला किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC किससे प्रोड्यूस होता है, तो आपने देखा कि वो होता है फ्रिज से यानी कि रेफ्रिजरेटर से। तो यहाँ पे आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CFC11 प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे है कि रेफ्रिजरेशन में, वातानुकूलन में, एरोसोल में या फिर उपयुक्त सभी। तो भाई ये सभी सारी चीज़ें एक तरीके से कह सकते हो। वातानुकूलित आपका AC हो गया, रेफ्रिजरेटर आपको जैसे कि पता है, फ्रीज ये भी उसी तरीके से वर्क करता है, तो इसलिए आपका उपयुक्त सभी में होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तापीय विद्युत संयंत्र से मुख्य क्या अपशिष्ट निकलता है। तो भाई तापीय विद्युत संयंत्र से मुख्यतः क्या निकलता है, तो यहाँ पे है ऑप्शन की फ्लाई ऐश, जल, ताप या फिर निकल। तो भाई तापीय विद्युत संयंत्र से आपका फ्लाई ऐश निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक रॉबर्ट एंगल्स ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो क्या प्रयोग किया था मेरे भाई, तो यहाँ पे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ओजोन परत या फिर अम्लीय वर्षा या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई रॉबर्ट जो एंगल्स उन्होंने अम्लीय वर्षा का प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात कर ले मेरे भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि तापीय शक्ति संयंत्र में ताप उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर वर्तमान में विद्युत का उत्पादन निम्न के जलने से है। तो यहाँ पे है कि गोबर, लकड़ी, फॉसिल फ्यूल या फिर पेट्रोल। तो भाई फॉसिल फ्यूल के जलने से आपका विद्युत का उत्पादन इस समय में है, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लास्ट इस वीडियो का दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र जगह नहीं है। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस हैं एंड आई होप सो आपको ये पता होना चाहिए सारे। तो यहाँ पे है कि तारापुर, नागपुर, नरोरा या फिर राणा प्रताप सागर। तो भाई आपके तारापुर तो है ही, नरोरा भी है दोस्तों, यहाँ पे आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने के लिए मिल जाएगा, राणा प्रताप सागर भी है। नागपुर एक ऐसा है दोस्तों जहाँ पे आपको कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक, आपको ये टॉप 25 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, आप इन सभी को आराम से देख लीजिएगा। लिखने विखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, बस अगर नहीं समझ में आया तो एक बार से और देख लो वीडियो को। एंड बाकी अभी जो पिछली वीडियो चैनल पे जाओ, फटाक से स्क्रॉल करो वीडियो वाले सेक्शन में जा करके, वहाँ से आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, दूसरी या तीसरी चौथी वीडियो जो भी हो, ह्यूमन वैल्यू ऐसे करके लिखा होगा, वहाँ पर आपको 22 या 23 मिनट की वीडियो है या फिर 27 मिनट की भी हो सकती है, तो उसको आप चेकआउट कर लेना, ह्यूमन वैल्यू करके है। तो वो भी उसमें जो 50 क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उनको ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मेरे भाई। चैनल को
प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। थोड़े टाइम के लिए है, आपके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि हमारे जो व्यूअर हैं हमको कितना दिल से चाहते हैं। बाकी शेयर करिएगा अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।